हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड रोटेट क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का 4 पॉइंट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 5 को एंड आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। पहले रिकॉल करते हैं कि लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस का इंटरेस्ट है कि उसे लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट करना है, लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को उसे मार्केट में सप्लाई करना है, सेल आउट करना है, कस्टमर तक रीच करवाना है और एट द एंड उसे प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो लॉन्ग टर्म का जो इंटेंशन है बिजनेस का वो पॉसिबल कैसे होगा। कोई भी बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, वो ये चाहता है कि मुझे लंबे समय के लिए बिजनेस में रहना है, तो पॉसिबल तभी होगा जब वो मार्केट का किंग कौन है, कस्टमर। तो किंग ऑफ द मार्केट इस कस्टमर, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगा या कंपनी के प्रोडक्ट से अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा तभी वो कंपनी लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा और वो कंपनी लंबे समय तक प्रॉफिट भी अर्न करेगा। सो कंक्लूज़न ये निकलता है कि जब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से या किसी भी कंपनी या बिजनेस के सर्विस से अगर कोई भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, तभी वो कंपनी या बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन में क्या होगा कि एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करे, वो प्रैक्टिसेस जिसके कारण किसी भी कस्टमर को हार्म हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। बिजनेस का इंटेंशन एक्सप्लॉयटेशन का नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस का इंटरेस्ट है कि लंबे समय तक रहना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके साथ ये भी उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसे अपने कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करना है। ओके, अनसेफ प्रोडक्ट जिसके कारण कस्टमर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर सकता है, तो वैसे प्रोडक्ट से बचाना चाहिए कस्टमर को। अडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, मिलावटें नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार, 2 बार, 3 बार अगर उसका मार्केट में प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल आउट हो गया है, कस्टमर सेटिस्फाई है, अब वो 4 टाइम ये इंटेंशन ना रखे कि मैंने तो एक गुडविल बना लिया है मार्केट में, मेरा तो एक रेपुटेशन है मार्केट में, अगर मैंने अडल्ट्रेशन कर भी दिया, मिलावटें कर भी दी, तो कस्टमर को क्या पता चलेगा। और हमारे कस्टमर तो अब मार्केट में बन गए हैं, वो किसी और प्रोडक्ट पर मूव ऑन क्यों करेंगे। ये जो अडल्ट्रेशन है इससे बचना होगा, सेलर को वो ना करे और कस्टमर पर वो चीज़ ना लागू हो। नेक्स्ट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग क्या है। मैंने बताया था कि जब भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बनाता है, वो मार्केट के डिमांड के अनुसार उस प्रोडक्ट को बनाता है। कस्टमर के द्वारा जितना भी मार्केट में डिमांड किया गया है किसी भी प्रोडक्ट का, उसी के अनुसार प्रोडक्शन हाउस में उसका प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन हो गया है, उसका इंफॉर्मेशन मार्केट में सप्लाई करना है, कस्टमर तक रीच करवाना है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगा। तो इन्फीरियर क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी, 2 क्वालिटी हमारे पास होता है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें जज करना है कि प्रोडक्ट कैसा है, तो एक सुपीरियर क्वालिटी यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का, और एक लो क्वालिटी का है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और एक मैन्युफैक्चरर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा मैन्युफैक्चरर सुपीरियर क्वालिटी का बना रहा है, लेकिन जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है उसने अगर एडवर्टाइज किया, उसने बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट किया, जिस कारण क्या होता है कि कस्टमर जो है वो मिसलीड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन के कारण सही
प्रोडक्ट का चयन नहीं कर पाते हैं या सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं और वो इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और उसे कंज्यूम कर लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि मैंने जितना प्राइस पे किया वो तो हाई क्वालिटी का था, लेकिन जो मुझे प्रोडक्ट एक्चुअल में मिला वो लो क्वालिटी का है। तो इस तरीके की चीज़ें से कस्टमर को सेफगार्ड करना है, बचाना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि सोसाइटी का रिसोर्सेज बिजनेस यूज़ करता है। ओके, तो बिजनेस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कुछ रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस कि वो सोसाइटी के प्रति कुछ करे। तो वो क्या करेगा कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करेगा। वो सोसाइटी में जिन चीज़ों का डिमांड किया गया है उन सारे डिमांडों को वो सही समय पर पूरा करेगा। सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है? जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, लोग दैट मीन्स कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर के इंटरेस्ट को पूरा करना, सोसाइटी के नीड्स को पूरा करना। अब सोसाइटी का नीड क्यों पूरा करेगा कोई भी बिजनेस? बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ होता है वो सोसाइटी से ही लिया जाता है। जब हम सोसाइटी से सारी चीज़ें ले रहे हैं तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न करे। ओके, जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को ये चाहिए कि जब वो मैक्सिमम चीज़ें सोसाइटी से ले रहा है तो वो मैक्सिमम रिटर्न करे, जितना हो सकता है उतना वो सोसाइटी को रिटर्न करे और उतने अच्छे तरीके से करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। ओके, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की जो बिजनेस को पूरा करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिज़नेस के लिए काम करते हैं, बिज़नेस के पर्पस को पूरा करते हैं, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को रीच कराने की प्रयास करते हैं, बिज़नेस के इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो जब एक एम्प्लॉय या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल कर के एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, या एक इंटरेस्ट को पूरा करने का प्रयास करते हैं जो एक बिजनेस का इंटरेस्ट है, तो बिजनेस को भी ये चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही टाइम पर, सही समय पर सैलरी पे करे। अगर उसने बोनस का बात किया है तो उन्हें बोनस दे। अगर वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हें मिलना चाहिए। इंसेंटिव्स की अगर बातें हुई तो उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए। सो द थिंग इज़ कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एम्प्लॉय को वैसा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए जिसमें उसका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना हो, वो फ्री महसूस करे, कोई प्रेशराइज या प्रेशर उस पर ना हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तभी हमारा एम्प्लॉय का जो ग्रोथ है वो हो पाएगा। अगर हम ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे या कोई भी मैन्युफैक्चर या बिजनेस मैन ज़्यादा प्रेशर बनाएगा अपने एम्प्लॉय पे तो एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा और उसका बिजनेस कहीं ना कहीं हार्म हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर ई से, दैट इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली सुपरवाइज करता है, एक्टिवली वो मॉनिटरिंग करता है। किन चीज़ों पर? एक तो वो कस्टमर का ध्यान रखता है और दूसरा ये देखता है कि जितने भी बिजनेस हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर। गवर्नमेंट ये ध्यान देखता है कि कैसे हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है लॉ बनाकर, कानून बनाकर। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉ बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है और उस एक्ट में गवर्नमेंट ने राइट्स को मेंशन किया है, रिलीफ्स को मेंशन किया है, ग्रीवेंसेस को मेंशन किया है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। अगर कस्टमर को कभी हार्म होगा तो वो किसके पास जाएगा? पहले वो कहाँ अप्लाई
करेगा। तो इन सारी चीज़ों को उसने मेंशन किया है अपने एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, एक्टिवली मॉनिटरिंग करता है, सुपरवाइज करता है कि कभी हमारे कंज्यूमर को या कस्टमर को कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सेलर उसे धोखा या फ्रॉड ना दे, वो अनफेयर ट्रेड टैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करे, या अगर कर रहा है तो कस्टमर ने अगर उसे परचेस किया है तो आफ्टर दैट उसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कैसे हम उसे कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट कैसे केस फाइल करवा सकते हैं। ओके, कंज्यूमर राइट्स, क्या कंज्यूमर के राइट्स को कैसे बचा सकते हैं या कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के राइट्स को बार बार अगर रिव्यू किया जा रहा है या गवर्नमेंट जो है वो इस पे फोकस कर रहा है, तो मेन कारण ये है कि वो कंज्यूमर को सेफगार्ड करना चाहता है। एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय अ बिजनेस फर्म वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कोई भी बिजनेस, ओके, बिजनेस कोई भी इंक्लूड होगा, चाहे वो लार्ज स्केल का बिजनेस हो या स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, ये मैटर नहीं करता है कि छोटे स्मॉल स्केल के जो बिजनेस हैं अगर उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है या अनफेयर ट्रेड टैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया है, तो गवर्नमेंट उन्हें माफ़ कर देगा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, उनको छोड़ देगा। या जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अनफेयर ट्रेड टैक्टिक्स को यूज़ करके या प्रैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया है, तो गवर्नमेंट केवल उन्हें पकड़ेगा या उन पे ही केवल कानून लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही स्मॉल स्केल और बिग या लार्ज स्केल के जो बिजनेस होंगे दोनों पे ही ये कानून लागू होगा कि गवर्नमेंट की नज़र में अगर उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया, वो तरीका अपनाया जिसको गवर्नमेंट ने मना किया है, जिसको अपनाने के बाद कस्टमर को हार्म होगा, जिसको करने के बाद कस्टमर को नुकसान होगा, कस्टमर बहुत सारे प्रॉब्लम से गो थ्रू होगा, तो उन सारी चीज़ों को अगर कोई भी बिजनेस करता है तो वो इनवाइट करेगा, वो इन्विटेशन देगा, किसको, गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट वहाँ एंट्री करेगा और वो इंटरफेयर करेगा बिजनेस के एक्टिविटी में। बिजनेस जो अपना काम करेगा वो उसमें रुकावट का काम करेगा, है ना, क्योंकि बिजनेस तो अपना स्मूथली काम कर रहा था, लेकिन बिजनेस वो काम कर रहा था जिसको गवर्नमेंट ने मना किया था। अब जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये जो बिजनेस है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ आता है और अपने लॉ को इम्पोज करता है। फिर क्या होगा, विच में हैम्पर इमेज ऑफ बिजनेस, जो हैम्पर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है इमेज को, किसके इमेज को, बिजनेस के इमेज को। ओके, बिजनेस की इमेज की अगर बात करते हैं, क्या कोई भी बिजनेसमैन एक दिन में अपने इमेज को बिल्डअप कर सकता है? अगर उसने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या वो आज के आज ही मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मार्केट में अकेला बिजनेसमैन नहीं है या उसका अकेले का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आज का जो मार्केट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया है। पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स के पास ऑप्शन है कि वो कौन से प्रोडक्ट को परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो उसी प्रकार हर एक बिजनेसमैन या सेलर ये चाहता है कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट की ओर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, कैसे ये कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट को परचेस करे। तो जब वो ये सोचता है तो फिर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को यूज़ करता है।
और जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है तो उसका जो पब्लिक में एक इमेज बना हुआ था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि बिजनेस को अपना रेपुटेशन बनाने में मे बी 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इमेज बनाने में समय लगता है। कोई कंपनी 2 साल में बना सकता है, कोई कंपनी 5 साल में, कोई 10 साल में, तो समय लगता है इमेज बनाने में। और जब किसी भी कंपनी का इमेज हैम्पर होगा तो उसे दोबारा उठने में समय लगेगा। कंज्यूमर जो है वो उस पर दोबारा भरोसा करने में थोड़ा समय लगाएगा, क्योंकि कस्टमर तो बोलेगा मैं तो अनअवेयर था, आप मेरे साथ गलत कर रहे थे। जब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया तब आपने उस चीज़ को रेक्टिफाई किया, आपने मीन्स बिजनेस ने उस चीज़ को रेक्टिफाई किया। तो अगर इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं तो इन सारी चीज़ों से पता ये चलता है कि बिजनेस को हमेशा ये इंटेंशन रखना चाहिए कि वो कभी भी गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करे। अप्स एंड डाउन्स, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिजनेस का पार्ट है। बिजनेसमैन अगर ये सोचे कि मुझे लॉस नहीं होना है या मैं लॉस कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे केवल और केवल प्रॉफिट चाहिए, तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं कहलाएगा। ओके, अगर एक बिजनेसमैन है वो उसने सोच लिया है कि मुझे केवल ऊपर ही जाना है, मुझे डाउनफॉल की ओर नहीं जाना है, ये ठीक है, लेकिन अगर कभी डाउनफॉल ना हो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमेशा जो सिचुएशन है वो एक जैसा नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस हमेशा सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, वो अप्स एंड डाउन्स बिजनेस का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का पार्ट है। कभी बिजनेस ने अगर लगातार 2 साल प्रॉफिट कमाया तो हो सकता है नेक्स्ट तीसरा साल उसने लॉस भी कमाया होगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिजनेस का पार्ट है, वो होगा ही होगा। आज अगर उसने 500 करोड़ कमाया है तो कल वो 400 करोड़ भी कमा सकता है। तो 100 करोड़ का अगर लॉस हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर उसे रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर वो उसी चीज़ को लेकर के बैठ गया तो हो सकता है कि वो और डाउनफॉल की ओर चला जाएगा। लेकिन कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अपनाने का जो तरीका है वो बिजनेस का गलत है और वो बिजनेस के इमेज को डैमेज करता है। कंज्यूमर जो है उसके पास ऑप्शन है, वो मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ कर लेगा, लेकिन वो इस बिजनेस के पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं फिर गया तो फिर इसने गलत करना है। तो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करता है या इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, तो वो बहुत सारी चीज़ों को बिजनेस पर इम्पोज करता है, जिसके कारण बिजनेस को थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी पूरा करने में दिक्कत हो सकता है। So business organization should voluntarily involve in such practices which promote the interest of consumer. Okay? अब ये बिजनेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है या उसको ये बताया गया है कि देखो, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेस रन कर रहे हो, तो तुम उन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करो, उन सारी ड्यूटी को पूरा करो जो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए लीगली अप्रूवल दे दिया है जिसमें, ओके, और वो प्रैक्टिसेस को करो जिसमें तुम क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। किसको प्रोटेक्ट करोगे? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे। अगर कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो फिर गवर्नमेंट की नज़र में आएगा, और गवर्नमेंट की नज़र में आएगा तो उसका इमेज खराब होगा, उसका इमेज खराब होगा तो वो अपने कंज्यूमर को लूज करता चला जाएगा, है ना, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 5 जो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किया, पॉइंट नंबर ई मिला करके 5 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, ये क्या बताता है, इसको कब फोर्स पे लाया गया, वो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स इन एक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
okay, was one of the most important step taken to protect of consumer. अब कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर को या कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कानून तो बनाना पड़ेगा, एक लॉ तो बनाना पड़ेगा, एक एक्ट तो बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कब कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात कर पाएंगे, कंज्यूमर को कैसे हम ग्रीवेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 1986 में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया जिसमें हमने देखा कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को। ओके, दिस प्रोविज़न ऑफ द एक्ट केम इनटू फोर्स, और ये कब फोर्स में आया या कब इसे लागू किया गया, विद एफर्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1987। इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 1987 में, लेकिन ये एक्ट के बारे में चर्चा कब हुआ, 1986 में इसको बनाया गया, लेकिन इसको इन्फोर्स कब किया गया, 1 जुलाई 1987 में। सेटअप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट, इसको सेटअप ही किया गया था दो चीज़ों के लिए, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, कंज्यूमर को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम कैसे हम उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता है, या हम सारे कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म पर जज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम केवल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, विलेज ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपने राइट्स के बारे में बात कर पाए। अगर उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो अपने लिए वो स्टैंड ले पाए, ऐसा आज भी बहुत नहीं है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या देखा कि कैसे हम उन लोगों तक रीच कर सकते हैं, उन लोगों को कैसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या उनके इंटरेस्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक्ट बना दिया गवर्नमेंट ने। अब ये जब एक्ट बन गया तो कंज्यूमर को एक शील्ड मिल गया। एक शील्ड जब मिलता है तो वो अपने आप को उन सारी चीज़ों से बचाता है जो चीज़ उसको हार्म कर सकता है ना। थ्रू अ स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर राइट्स। ये जो एक्ट बनाया गया है इसमें क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बातें हुई हैं, है ना। कंज्यूमर का राइट्स हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 6 राइट्स जो है वो क्या है, तो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में उन्हें बताया गया है कि कंज्यूमर को पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर द राइट्स, क्या क्या राइट्स हैं जो उनको गवर्नमेंट ने दिया है और वो उन राइट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब एक इंसान को यही नहीं पता कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों का राइट्स मिला है, या मुझे कहाँ पर फ्रीडम है, या कहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्शन में चलना है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? बहुत अच्छे से नहीं। जहाँ पर उसे फ्रीडम मिला है तो वो उस चीज़ को यूज़ करे, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मोड है वो वहाँ पर बच कर के चले। तो जब उसे पता होगा तभी तो ये चीज़ कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, और ये चीज़ कंज्यूमर को भी पता होना चाहिए कि वो कैसे उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है ना। जैसे कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू बी चूज़ है। तो इन सारे राइट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, एम्पावर देम एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने उन्हें राइट्स दिया है तो राइट्स देने का मेन कारण क्या था? एम्पावर करना, उन्हें ताकत देना। अगर किसी एक व्यक्ति के पास पावर होता है तो वो पावर को यूज़ करता है, किसके लिए? अपने फेवर में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को पावर दिया है, एम्पावर किया है। अब गवर्नमेंट के कंज्यूमर के अगेंस्ट अगर कोई सेलर या मैन्युफैक्चरर गलत करता है
तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस पावर को यूज़ करेगा और उस पावर को यूज़ करने के बाद वो अपने फेवर में बातें कर सकता है या उसके अगेंस्ट जितनी सारी चीज़ें हुई हैं वो उसका कंपनसेशन अमाउंट ले सकता है। नेक्स्ट इज द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 टायर मशीनरी। हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अगर किसी भी कस्टमर को हार्म होता है या उसको नुकसान होता है किसी प्रोडक्ट से, या कोई भी मैन्युफैक्चरर या सेलर ने अगर उसके साथ गलत किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू या टैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया है और कंज्यूमर का लॉस हुआ है, तो कंज्यूमर पहले कहाँ जाएगा, कंज्यूमर पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। उसके बाद अगर वहाँ के डिसीजन से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है देन वो मूव ऑन करेगा स्टेट कमीशन पर। अगर वो यहाँ के जजमेंट से भी सेटिस्फाई नहीं होता है फिर वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा। तो ये एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कंज्यूमर को। ये कंज्यूमर इस चीज़ को यूज़ करेगा, जानेगा तभी तो यूज़ कर पाएगा। टू प्रोवाइड क्विक एंड ईजी रेमेडी टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को बहुत जल्द और आसान तरीके से कैसे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं या रेमेडी प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये सॉल्यूशन दिया है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन का, कि किसी भी कस्टमर के साथ अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर्स ने गलत किया है, सेलर ने गलत किया है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद अगर डिसीज़न कंज्यूमर के फेवर में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब डिसीज़न लेने का तरीका क्या होगा, जब भी कंज्यूमर के साथ गलत होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा, वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट उसने परचेस किया है उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। जब वो टेस्टिंग फेवर में आएगा कंज्यूमर के तो फिर जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है वो उसे कंपनसेशन अमाउंट देगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एट द एपेक्स लेवल। ओके, नेक्स्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा 1986 क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको इम्पोज कब किया गया, 1 जुलाई 1987 को। फिर एक और हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये क्या है, क्यों लाया गया। अगर हम एक लॉ की बात करते हैं या एक एक्ट की बात करते हैं तो जब एक एक्ट बन गया तो फिर दूसरा एक्ट क्या करेगा। जब 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना दिया गया तो फिर दूसरा एक्ट क्यों लाया गया जो 2019 के नाम से जाना गया, तो वो केवल इसका एक बूस्टर है। इट केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 2020। ये कब आया, जुलाई 20 में 2020। एंड अदर लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर रेफर्स पावर बूस्टर सेक्शन। ये क्या है, केवल पावर बूस्टर सेक्शन है। ओके, अब पावर बूस्टर क्या है, एक्ट तो वही रहेगा जो हम लोग 1987 में पढ़ रहे थे। उसमें जिन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है वो वैसे ही है। बूस्टर में क्या होता है कि हम उस चीज़ में थोड़ा कुछ और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अगर कोई कस्टमर जाता है तो उस 1986 के टाइम में जितना कंपनसेशन अमाउंट था, क्या वो आज के टाइम में अगर उसे उतना मिलेगा तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा। तो 2019 में क्या किया गया, उसके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया। स्टेट लेवल कमीशन के पास अगर जाता है और जजमेंट कंज्यूमर के फेवर में आता है तो कंपनसेशन अमाउंट जो 1986 में था वो आज के टाइम पर तो उतना सफिशिएंट नहीं होगा, तो यहाँ भी बढ़ा दिया गया। नेशनल कमीशन की बात करते हैं तो जो
1986 के टाइम पर था नेशनल कमीशन में जो कंपनसेशन अमाउंट, क्या वो आज मिलेगा तो वो सही होगा? नहीं होगा ना। सो उस चीज़ को और इंक्रीज कर दिया गया। तो बूस्टर सेक्शन, इसको रेफर करते हैं पावर बूस्टर के नाम से। पावर बूस्टर क्या करेगा? चीज़ सारा कुछ वही रहेगा, थोड़ा बहुत और इसमें इंक्रीज कर देना है, ऐड कर देना है, जिससे क्या होगा कि कस्टमर के फेवर में और सारी चीज़ें आ पाए। सेलर जो है वो ये ना सोचे कि जो मुझे 1986 में था जितना अमाउंट वही अमाउंट मुझे आज भी देना है, तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम उस चीज़ को देखते हैं या वेरीफाई करते हैं, तब सेलर जो है वो अपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, उस चीज़ को रोकेगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर गया है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को पढ़ा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में थोड़ा बात किया, और थोड़ा हम लोगों ने 2019 के बारे में बात किया है जो रेफर करता है पावर बूस्टर सेक्शन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में और आगे में डिस्कस करेंगे।